हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का मेरे इस शानदार से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है और मैं सोचता हूं कि कोई भी व्यक्ति इस पर बात करना नहीं चाहता। उसके पीछे के कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि एक विशेष वर्ग अगर हम आरक्षण पर बात करें तो नाराज हो जाए, एक विशेष वर्ग खुश हो जाए, या फिर कभी हम आरक्षण के विरोध में बात करते हैं तो जो आरक्षित आरक्षित वर्ग है वो नाराज हो जाए, जो अनारक्षित है वो खुश हो जाए। इसीलिए मैक्सिमम लोग इस पर बात करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इस समय एक भारत में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है और उस प्रोटेस्ट के चलते समय आपको ये जान लेना बहुत जरूरी है कि आखिर ये आरक्षण का मुद्दा है क्या। क्या सच में भारत में किसी प्रकार के आरक्षण की आवश्यकता है? भारत में किस किस प्रकार का आरक्षण दिया जाता है? इन सभी बिंदुओं पर आज हम बात करने वाले हैं। यह क्लास आपके सामाजिक दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण है ही है, साथ ही साथ अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तब भी ये क्लास आपके लिए बहुत ही जरूरी और बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। एक एक बिंदु पर शानदार तरीके से हम चर्चा कर रहे होंगे कि आखिर क्या है आरक्षण और आरक्षण भारत में क्यों मिलना चाहिए और क्यों नहीं मिलना चाहिए। इन सभी बिंदुओं पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहली बात तो आपको ये देखनी पड़ेगी कि सर, जो भारत में आरक्षण है, ये आरक्षण आखिर क्यों है? आरक्षण के उद्देश्य क्या है? इस आरक्षण को भारत में लाया क्यों गया? इसके पीछे के कारण क्या हो सकते हैं? तो यहां पर मैंने लिखा हुआ है कि भारतीय समाज में लंबे समय तक जाति, छुआछूत, सामाजिक बहिष्कार और भेदभाव के कारण कुछ समुदाय शिक्षा, संपत्ति, प्रशासन और रोजगार के अवसरों से दूर रहे। स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माताओं ने यह महसूस किया, एक विशेष वर्ग जिसका प्राचीन काल या फिर वैदिक काल से ही शोषण होता रहा है, उस समुदाय को ऊपर उठाने के लिए या फिर समाज की या विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ये आरक्षण का प्रावधान किया गया। हालांकि इसका जो संवैधानिक दृष्टिकोण है वो बहुत ही अलग है, इसका जो सामाजिक दृष्टिकोण है बहुत ही अलग है। हम सभी बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे सर, आरक्षण के उद्देश्य क्या है, आखिर भारत में आरक्षण दिया क्यों जाता है? तो ऐतिहासिक अन्याय और सामाजिक भेदभाव को कम करने के लिए दिया जाता है। अगर हम वेदों को पढ़ें तो भारतीय संविधान में तो आरक्षण दिया ही गया है। हालांकि इसके जो तार हैं वो बहुत ही पुराने हैं। अगर हम वेदों की बात करें तो ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसके अंदर पुरुष सूक्त में एक उल्लेख मिलता है जिसमें 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 वर्ण जो हैं वैदिक काल के समय ये कर्म पर आधारित थे। अगर कोई व्यक्ति किसी को ज्ञान दे रहा है या फिर ज्ञान देने का काम कर रहा है वो ब्राह्मण होता था, जो सेवा करता था, जो रक्षा करता था वो होता था क्षत्रिय, जो व्यापार वाणिज्य करता था वैश्य होता था, और जो इस चारों वर्गों की सेवा करता था वो शूद्र होता था। और ऐसा नहीं है कि किसी ये पर्टिकुलर जाति थी, नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल आया व्यवस्थाएं बदलना स्टार्ट हो गई। जो पहले कर्म प्रधान था अब वो जाति प्रधान हो गया। मतलब ये है कि जो व्यक्ति जिस जाति में पैदा होगा वो उसी जाति का होकर के रह जाएगा। तो जब जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल समाप्त हुआ, हमारे देश में जाति व्यवस्था की जड़ें जो हैं बहुत ज्यादा गहरी होना स्टार्ट हो गई। एक विशेष समुदाय जिसका बहुत बड़े पैमाने पर शोषण किया जाने लगा। यहां तक कि कई वेदों में तो ऐसा लिखा हुआ है और बहुत ही सामाजिक चिंतक ये मानते हैं कि जो हमारे देश में दलित शोषित वर्ग है उसका इस आधार पर शोषण हुआ कि वो मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता, वो एक विशेष वर्ग के साथ बैठकर खाना नहीं खा सकता, एक विशेष वर्ग में जातियां नहीं हो सकती। हालांकि अभी ये चीजें वर्तमान में नहीं है, लेकिन ये प्राचीन काल से ऐसा दृष्टांत है, इसके विषय में हम बात कर रहे हैं। याद रखिएगा, शिक्षा और सरकारी सेवाओं में प्रतिनिधित्व को बढ़ाना, एससी, एसटी और अन्य पिछड़े वर्गों को मुख्य धारा से जोड़ना, ये इस आरक्षण के उद्देश्य हैं। आरक्षण का उद्देश्य ये नहीं कि किसी व्यक्ति को बहुत बड़ा बना देना है या किसी व्यक्ति को बहुत छोटा कर देना है। आरक्षण का जो बेस है, आरक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है वो सिर्फ वो है कि जिन लोगों का प्राचीन काल से शोषण होता आया है, जो हमारे समाज की मुख्य धारा में नहीं है, विकास की मुख्य धारा में नहीं है, अगर हम थोड़ा सा उनको रिजर्वेशन दे देंगे तो हो सकता है वो समुदाय जो है ये विकास की मुख्य धारा से जुड़ जाए। अगर हम बात आगे करें कि सर ये जो आरक्षण है ये आया कहां से, इस आरक्षण को लाने वाले व्यक्ति कौन है? क्या भारत में आजादी के बाद आरक्षण मिला है या पहले भी आरक्षण मिलता रहा है? तो अगर हम प्राचीन काल से देखें तो ब्रिटिश काल के दौरान भी कुछ ऐसी रियासतें थी जिन रियासतों ने अपने लोगों को आरक्षण दिया, जिनमें से एक रियासत रही थी ये कोल्हापुर रियासत जो है, वहां के छत्रपति साहू जी महाराज ने पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया था। और आपको पता होगा छत्रपति साहू जी महाराज, यही जो महाराज हैं, इन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर साहब को वजीफा देकर के पढ़ने के लिए भेजा था। तो आप सोच पा रहे होंगे कि हमारे देश में भी बहुत सी ऐसी रियासतें हुआ करती थी जिन्होंने अपनी रियासत के अंदर आरक्षण लोगों को दिया।
उनका मुख्य उद्देश्य यही था कि लोग जो हैं, जो मुख्य धारा से पिछड़ गए हैं, उनको मुख्य धारा से जोड़ना, इसका प्रमुख उद्देश्य वहां पर हमको देखने को मिला। अगर हम आगे बात कर लें कि सर इसके जो है अन्य पहलू क्या रहे हैं। जब हमारे देश में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, उसी समय ब्रिटिश सरकार ने यह महसूस किया कि जो भारतीय हैं उनमें कई गुट हैं, कई ऐसे संगठन बने हुए हैं, कई ऐसी पार्टियां बनी हुई हैं जो आपस में बैठना नहीं चाहती और भारत की व्यवस्थाओं के बारे में बात करना नहीं चाहती। तो इसी चीज को लेकर 1930, 31 और 32 में गोलमेज सम्मेलन हुए लंदन के अंदर, जिनको हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। इस सम्मेलन में समय समय पर अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग विशेषज्ञ वहां पर पहुंचे। डॉक्टर अम्बेडकर साहब भी गए। तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने भाग लिया। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर साहब का एक ही प्रश्न था कि हमारा जो भारत है, भारत के अंदर लगभग जो निम्न वर्ग है या दलित वर्ग है, जो शोषित और पिछड़ा वर्ग है, उसका शोषण ज्यादा हो रहा है। वो मुख्य धारा से जब तक नहीं जुड़ पाएगा, जब तक उसको आरक्षण न मिले, और आरक्षण जो हो वो सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन पर हो, वो किसी गरीबी या फिर इस आधार पर नहीं होना चाहिए, वो सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर होना चाहिए। तब ब्रिटिश सरकार ने इस बात को महसूस किया। हालांकि कांग्रेस पहले और तीसरे सम्मेलन में शामिल नहीं हुई, कांग्रेस दूसरे सम्मेलन में 1931 में शामिल हुई। डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने जब ये प्रश्न वहां पर रखा तो गांधी जी इस बात से बहुत निराश हुए। गांधी जी वापस भारत लौट कर आए और उन्होंने जो यरवदा जेल थी महाराष्ट्र की, वहां पर आमरण अनशन स्टार्ट किया। जब आमरण अनशन स्टार्ट हुआ तो डॉक्टर अम्बेडकर साहब मिले गांधी जी से जाकर के, क्योंकि आपको पता है कि जब भी हम आंदोलन पढ़ते हैं या फिर जब भी भारत के स्वतंत्रता संग्राम को पढ़ते हैं तो गांधी जी का एक बहुत बड़ा महत्व रहा है, आजादी में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। जब डॉक्टर अम्बेडकर उनसे मिले तो गांधी जी ने उनसे कहा कि भाई डॉक्टर अम्बेडकर, आप करना क्या चाहते हैं? आप भारत के अंदर ही एक विशेष वर्ग को अलग करके विभाजन चाहते हैं? डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा नहीं, ये विभाजन कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर एक विशेष वर्ग मुख्य धारा से अलग है, अगर हम उसको थोड़ा सा आरक्षण दे देंगे तो हो सकता है कि ये वर्ग जो है मुख्य धारा में आ जाए। तो गांधी जी ने इस बात को माना और अलग अलग, चाहे वो केंद्रीय विधानमंडल हो या फिर राज्य की प्रांतीय सभाएं हो, सभी सभाओं में SC ST को आरक्षण देने की बात करी गई। ये आरक्षण ऐसे ही आगे चलता रहा। मतलब पूना पैक्ट जब हुआ तो पूना पैक्ट में ये बातें आरक्षण वाली कही गई थी और गांधी जी डॉक्टर अम्बेडकर साहब की सहमति से ये बात कही गई, आरक्षण लोगों को मिला। लेकिन इसके जो है संवैधानिक पहलू क्या है, आखिर संविधान में क्या है, तो संविधान लागू होने के समय इसकी स्थिति क्या रही। भारत का संविधान जब लागू हो रहा था तो आपको शायद पता होगा, संविधान सभा ने भारत के संविधान को बनाया था और संविधान सभा में बहुत कई छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियां हुआ करती थी। हम यूं कहें कि राजनीतिक पार्टियों के लोग वहां पर चुनकर गए थे। डॉक्टर अम्बेडकर जो थे वो संविधान सभा में जो समिति हुआ करती थी जिसका नाम था प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। तो जब संविधान सभा के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर से पूछा गया कि अम्बेडकर एक बात बताइए, आरक्षण जो आप कह रहे हैं ये कब तक रहना चाहिए, तो डॉक्टर अम्बेडकर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आरक्षण सिर्फ 10 वर्षों के लिए होना चाहिए। और ये मैं एकदम ऑन कैमरा इस बात को इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि ये चीजें रिकॉर्डेड हैं, ये चीजें प्रॉपर तरीके से लिखी हुई हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने कहा था कि आरक्षण 10 वर्षों के लिए ही होना चाहिए। अगर 1950 में संविधान के लागू होने के समय आरक्षण दिया जा रहा है तो 60 में इसको समाप्त कर दो। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने यह कहा कि हमें वहां पर इस बात का मूल्यांकन करना पड़ेगा कि जो वर्ग मुख्यधारा से अलग हटा हुआ है या फिर जो वर्ग मुख्यधारा से अलग है, क्या वो समानता में आ पाया है, क्या उसको सामाजिक समानता मिल पाई है। ये डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने कहा था। डॉक्टर अम्बेडकर साहब की 1956 में मृत्यु हुई। उसके बाद समय समय पर अलग अलग राजनीतिक पार्टियों ने भारत की राजनीतिक व्यवस्था पर शासन किया है, आज भी शासन कर रही हैं। क्या आज तक आरक्षण समाप्त हो पाया है? क्या डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने यह कहा था कि 1950 में जो संविधान लागू होगा उस समय जो आरक्षण मिल रहा है 2026 में भी मिले? नहीं कहा था। डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने कहा था कि आरक्षण को 10 वर्ष के बाद ही समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन वर्तमान की राजनीतिक पार्टियां इसको समाप्त नहीं कर पा रही हैं, विशेष बहुमत होने के बावजूद भी। इसका मतलब यह है कि हमारे देश में आज भी सामाजिक समानता नहीं है। एक विशेष वर्ग को आज भी सामाजिक रूप से असमान ही माना जाता है। आज भी एक विशेष वर्ग को जाति के आधार पर उसके साथ छुआछूत की जाती है। भाई ये तर्क मेरा नहीं है, ये तर्क हमारे देश की राजनीतिक पार्टियों के जो अध्यक्ष हैं, इनकी सरकारें हैं, उनका ये तर्क है। भाई आपने हमारे प्रधानमंत्री जो वर्तमान के उनको बोलते हुए देखा होगा, उन्होंने वो कई बार उन्होंने खुले मन से बोला है कि आज भी हमारे देश में कहीं ना कहीं जातियों के आधार पर थोड़ा सा ही सही लेकिन हाँ भेदभाव है। कई बार उन्होंने अपना जो है एग्जाम्पल देते हुए कहा है कि मैं भी ओबीसी वर्ग से आता हूं और कहीं ना कहीं मैंने भी कई बार इस बात को महसूस किया है। अभी हाल के समय पर आपने देखा होगा
मल्लिकार्जुन खड़गे साहब राज्यसभा के उस समय विपक्ष के नेता हैं, उनके साथ जाति के आधार पर किस प्रकार की चीजें हुई आपने देखा। मतलब किसी भी स्तर पर समानता अगर नहीं आई है, तभी ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं हर 10 वर्ष के बाद आरक्षण को दोबारा से 10 वर्ष के लिए कंटिन्यू कर देती हैं। तो ये व्यवस्था हमको यहां पर देखने को मिली। अगर हम बात करें सर वर्तमान में आरक्षण मिलता किसे है, किसे किसे आरक्षण मिल रहा है, तो एक चीज तो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि सर हमारे यहाँ आरक्षण मिलता है वो एससी को मिलता है ना, शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को मिल रहा है, हमारे यहाँ ओबीसी को आरक्षण मिल रहा है, हमारे यहाँ ईडब्ल्यूएस को आरक्षण मिल रहा है, हमारे यहाँ महिलाओं को आरक्षण मिल रहा है, हमारे यहाँ जो पूर्व सैनिक या फिर पूर्व जो होते हैं ना सर्विसमैन जो होते हैं, पूर्व सर्विसमैन होते हैं, सर्विसमैन जो है एक्स सर्विसमैन को आरक्षण मिलता है, हमारे यहाँ दिव्यांग को आरक्षण मिलता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे आरक्षण मिलता है, सबको मिल रहा है लगभग ना। आरक्षण जो मिल रहा है यहाँ पर आरक्षण लगभग कई समुदाय के लोगों को आरक्षण मिल रहा है। तो आरक्षण जो है ये किसके लिए है, ये इसीलिए है कि जो विशेष वर्ग जो है वो मुख्य धारा में बन करके काम कर सके, मुख्य धारा के साथ अपना विकास ये सुनिश्चित कर पाए। तो इन लोगों को हमारे देश में आरक्षण मिल रहा है। लेकिन अगर हम मोस्टली देखेंगे तो इसमें एससी एसटी ओबीसी जो है ये वाला समूह, इसको हमारे यहाँ जो आरक्षण मिलता है वो सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर मिलता है। मतलब एससी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और जो आपका अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, ओबीसी कैटेगरी में आने वाले लोग हैं, उनको जो आरक्षण मिलता है वो सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर मिलता है। मतलब कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ शोषण हुआ। ये हमारे देश में जो कि आज आजादी के लगभग 80 साल के बाद जहां पर हम खड़े हैं वहां पर भी लोग स्वतंत्र अपने आप को महसूस नहीं करते हैं, इसलिए इनको आरक्षण मिलता है। तो आरक्षण जो है वो ईडब्ल्यूएस को भी मिलता है। ईडब्ल्यूएस क्या है, ये सामान्य कैटेगरी में ऐसे लोग हैं जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं, मतलब ये आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। मैं ये नहीं कहता कि जो जनरल कैटेगरी में सभी लोग सक्षम नहीं हैं। आप जाकर के देखिए समाज के एक ऐसे वर्ग में जो कि अपने आप को जनरल कैटेगरी कहता तो है लेकिन व्यवस्थाएं बहुत खराब हैं। मुझे लगता है कि ऐसे वर्गों को आरक्षण मिलना चाहिए। मैं इस बात का पक्षधर हूं और मैं अपने इस चैनल से इस बात को खुले शब्दों में कह रहा हूं कि आरक्षण मिलना चाहिए ऐसे वर्गों को, क्योंकि ये वर्ग भी कहीं ना कहीं मुख्य धारा से अलग होता जा रहा है। लेकिन अगर हम यूं कहें कि इसको समाप्त करके आरक्षण मिलना चाहिए तो ये अभी कोई आधार नहीं बचा है। मैं एज अ टीचर मैं किसी एक विशेष कम्युनिटी की बात नहीं करता, मैं संवैधानिक तौर पर जो भी चीजें हो रही हैं उसकी बात कर रहा हूं। आरक्षण हटना चाहिए, ये संविधान सभा में डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने कहा था। डॉक्टर अम्बेडकर संविधान सभा के अंदर आरक्षण के सबसे बड़े प्रहरी थे। उन्होंने अगर बात उठाई थी तो ये बात जो है समाप्त होनी चाहिए, लेकिन उसके पीछे डॉक्टर अम्बेडकर साहब का तर्क भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। उन्होंने कहा था जब तक देश में समानता नहीं आएगी तब तक हम आरक्षण को हटाने की सोच भी कैसे सकते हैं। अब आपको पता होगा जब भी हम आरक्षण की बात करेंगे तो आरक्षण हमारे देश में दो प्रकार का मिलता है। यहां पर आप देखेंगे सर ऊर्ध्वाधर आरक्षण और क्षैतिज आरक्षण। ऊर्ध्वाधर आरक्षण और क्षैतिज आरक्षण, तो आपको पता है क्षैतिज आरक्षण कौन होता है, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस क्षैतिज आरक्षण होता है। ऊर्ध्वाधर किसे मिलता है, महिलाओं को, दिव्यांगों को, है ना, जो एक्स सर्विसमैन को ये आरक्षण होता है। तो ये सभी चीजें हैं। अगला पॉइंट अगर हम देखें यहाँ कि सर ये क्या आरक्षण हमेशा के लिए जारी रहेगा। देखो ये कहना बहुत ही ज्यादा कठिन है, हमेशा के लिए जारी रहेगा, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने 1950 में जो बात कही वो सरकारें आज तक उस पर अमल नहीं कर पाई हैं। डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने कहा था कि 10 वर्षों के बाद आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए, लेकिन हमें मूल्यांकन करना पड़ेगा समानता आई है कि नहीं आई है, और अब तक राजनीतिक पार्टियां समाप्त नहीं कर पाई हैं। यह एक नीतिगत और राजनीतिक प्रश्न है। आरक्षण की समीक्षा समय समय पर होनी चाहिए ताकि यह देखा जा सके कि किन वर्गों को अभी भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। आज भी हमारे देश में बहुत से ऐसे वर्ग हैं जिनको मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता है। अरे हमारे देश की जो महिलाएं हैं जिनको हम मातृशक्ति बोलते हैं, वो किसी भी विशेष जाति की हो, मैं ये नहीं कहता किसी विशेष धर्म की हो। अरे सबरीमाला मंदिर का एग्जाम्पल ले लो, हमारे देश की बहन बेटियों को उसमें प्रवेश नहीं करने देते हैं। तो क्या आरक्षण नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए भाई, क्योंकि आरक्षण का मूल तर्क क्या है? मूल तर्क है कि हमें यह देखना पड़ेगा कि पर्याप्त प्रतिनिधित्व जो है लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, किन क्षेत्रों में आरक्षण का लाभ वास्तविक रूप से पहुंच रहा है, क्या आरक्षण का लाभ कुछ सीमित परिवारों तक तो केंद्रित नहीं है। इसीलिए समय समय पर आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, और समीक्षा के बाद हम ये ज्ञात कर पाएंगे कि हमें आरक्षण किन वर्गों को देने की आवश्यकता है। अगर हम बात करें कि आरक्षण व्यवस्था में सुधार के संभावित उपाय क्या हो सकते हैं, क्योंकि आरक्षण एक विशेष वर्ग को अगर
किसी को लगता है कि भाई लाभ पहुंचा रहा है तो डेफिनेटली पहुंचा ही रहा है, इसके अंदर क्या सुधार होने चाहिए। तो आरक्षण पर बहस को केवल समाप्त करने या बनाए रखने तक सीमित नहीं रखना चाहिए। सुधार के लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं। जैसे कौन कौन से उपाय हैं? आरक्षण से संबंधित विश्वसनीय और नियमित सामाजिक शैक्षणिक आंकड़े जुटाने चाहिए। दूसरा, ओबीसी में क्रीमी लेयर की व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाया जाना चाहिए। मतलब क्रीमी लेयर का मतलब ये होता है कि एक ऐसा वर्ग जिसकी एनुअल इनकम 8 लाख से ज्यादा अगर किसी परिवार की और वो ओबीसी कैटेगरी में आता है, तो स्ट्रिक्ट तरीके से ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए भैया? ऐसे लोगों को जो है वो उसका लाभ नहीं मिलना चाहिए भाई। समझ रहे हैं आप लोग? आरक्षण का लाभ सबसे अधिक पिछड़े समूह तक पहुंचाने के लिए उप वर्गीकरण पर विचार करना चाहिए। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना, छात्रवृत्ति, कोचिंग, हॉस्टल और डिजिटल शिक्षा की सुविधाएं बढ़ाना, सरकारी और निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाना, भेदभाव विरोधी कानूनों पर प्रभावी पालन करना, आरक्षण की समय समय पर समीक्षा करना, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा योजना लागू करना और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना। ये उपाय हैं आरक्षण के लिए। तो मुझे लगता है कि इस पर लोगों को बात करनी चाहिए। अगर आप लोग ने इस वीडियो को सही से समझा होगा तो मुझे लगता है आपके मन में जो है कोई भी आरक्षण को लेकर संदेह नहीं रहा होगा। हमारे देश में जो आरक्षण मिलता है वो सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर मिलता है। जब तक समानता नहीं आती है, मुझे लगता है एक विशेष वर्ग को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आरक्षण मिलते रहना चाहिए। आप इस विषय में क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।